I hope you all are fine. So in this video, we are going to discuss our India service sector. And in this chapter, we are going to talk about our service sector. Okay, इस सर्विस सेक्टर में हमारा क्या चीजें हुई हैं, ठीक, जैसे हमारा बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991 आया, देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट वर द चैलेंजेस दैट हैज बीन फेस्ड in India, what were the opportunities that India faced, and what were the trends in form of data we are going to look at it. Okay, so सबसे पहले हम यहाँ पे एक आउटलाइन बना लेते हैं एंड दैट आउटलाइन इज, सबसे पहले हमारा बीओपी क्राइसिस होता है 1991 में, ठीक है, एंड हमारे फिर हम आईएमएफ से लोन लेके हमारे रिफॉर्म्स आते हैं. सो जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, वो जो रिफॉर्म्स हैं, इन तीनों ही रिफॉर्म्स ने काफी ज्यादा भूमिका निभाई है हमारे सर्विस सेक्टर को एनहांस करने में, स्पेशली द जी पार्ट मीन्स द ग्लोबलाइजेशन पार्ट. सो ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है, ग्लोबलाइजेशन ने हमारी जो इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट करा है वर्ल्ड इकोनॉमी के संग. अब वो जब इंटीग्रेशन हुई है हमारी इकोनॉमी की, तो उससे क्या हुआ है कि हम यहाँ पर अपना जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे और कंट्रीज को भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिससे सर्विस सेक्टर एक्सपैंड हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जिसमें कि हम यहाँ पर आईटी सर्विसेज, बीपीओ सर्विसेज, ठीक है, एक्सेट्रा हम चीजें देते हैं. बिकॉज इन इंडिया देर इज अ स्पेशलिटी कि हम यहाँ पर एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज योर चीप लेबर इज अवेलेबल हेयर. यहाँ पे चीप लेबर है एंड स्किल्ड भी है, ठीक है. तो उस वजह से उनको यहाँ पर और कंपनीज को भी यहाँ पर मुनाफा रहता है कि हाँ, हम यहाँ पर अगर अपनी कंपनीज को एस्टैब्लिश करेंगे तो वो अपनी सर्विसेज जो है वो कम दामों पर दे पाएंगे. ठीक है, यहाँ पर यही चीज आपकी लिखी हुई है कि द phenomenal growth and export performances witnessed in service like IT and BPO services has placed India on the global map. Okay, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी जो है हमारी वो इंक्रीज हुई है. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी. अब यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ पिन पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि 40 पेजों की पीडीएफ है. आपको इस चैप्टर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे जाके इसको एक्सेस कर लेना. ओके, सो ये आपका बुक में ही है, रीडिंग से तो बहुत बढ़िया बात है. अब देखो, हम ना बहुत मेन डाटा फैक्ट्स आपको इस चैप्टर में याद करने हैं. साफ सीधी सी बात है कि ये जो आपका चैप्टर है, ये डाटा एंड फैक्ट्स का चैप्टर है. एंड आप डाटा फैक्ट्स एक लिमिट तक ही याद कर सकते हैं. एंड इसमें आपको अपने आंसर को कैसे फ्रेम करना है विद लिमिटेड डाटा एंड लिमिटेड फैक्ट्स, आपको यही चीज देखनी पड़ेगी कि मैं एक डाटा को कितनी जगह पे यूज कर सकती हूँ, एक फैक्ट को कितनी जगह पे यूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी. एंड ऑल्सो हेयर यू हैव टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स दैट, यहाँ पे हमारा ऐसा कोई मेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ हमें आता ही नहीं होगा. हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख पाएंगे. हमारे चैप्टर का नाम है ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. तो हमें सबसे पहले ट्रेंड्स पढ़ने हैं, फिर अपॉर्चुनिटी क्या देखने को मिली है, देन चैलेंजेस. इस चैप्टर को इसलिए मैं यहाँ पर 3 भागों में बांटती हूँ. जो है पहला ट्रेंड देखेंगे सर्विस सेक्टर में, ठीक है, एंड ट्रेंड भी हम कई प्रोस्पेक्ट्स पे देखेंगे. देन आपका आएंगे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगे, एंड देन चैलेंजेस. ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी. ठीक है, अब कुछ ट्रेंड्स पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्रोथ ट्रेंड्स. जो मैं अंडरलाइन करूँ आप वो बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है, ग्रोथ ट्रेंड्स. तो ग्रोथ ट्रेंड्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का डाटा डालना है. ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो आपका 6.2% से आपका 6.2% था आपका 1980s में. देन ओवरऑल आपका 2001 से 16 के पीरियड में 8.7 हो गया था. ठीक है, तो ये चीज मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है. ठीक, तो अभी के लिए फिलहाल यही है. एंड आप इस फिगर को देख सकते हैं. इस फिगर को एनालाइज आपको करना है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी एनालिसिस है. एनालिसिस इस फिगर का क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ. इस फिगर का एनालिसिस ये है कि अब सपोज करो कि आपका ये जो सीएजीआर का डाटा दिया हुआ है, सीएजीआर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर जीडीपी. ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस तीनों सेक्टर में दी हुई है. ठीक है, अब देखो पहले जीडीपी कितनी ग्रो करी है. देखो ये जो डार्क वाला लाइन है वो 1980s का टाइम पीरियड बता रहा है, 1990s का, एंड ये आपका 2000 का टाइम पीरियड बता रहा है. ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि हमारा 1980 से 2000 के बीच में यहाँ पे हमारी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का. तो ये आपका डाटा हो गया. एंड ऑल्सो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड आपका सर्विस सेक्टर. ठीक है, उसमें कैसे कैसे हुआ है भाई, 1980s में कितना था एंड 2000 में कितना हो गया, वो यहाँ पे लिख लेते हैं. तो टेबल से आप करेंगे तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा. तो पहले आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो यहाँ पे 3.48 था, पर अब जो कि टेक्नोलॉजीज का उतना अभाव हो रहा है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है. सेल्फ सफिशिएंसी तो हमने अटेन करी है पर मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से 2000s में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आपका थोड़ा सा लो ग्रोथ आपको दे रहा है. इंडस्ट्री सेक्टर मोर ओवर सेम ही रहा है, ठीक है, जैसे 7.85 1980s में है एंड आपका 7.53 2000s में है. सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा आपका देखा गया है, 6.24 से आपका 8.71 तक ग्रोथ देखी गई है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फिगर. ठीक है, एंड उस फिगर को हमने ये टेबल में बिल्कुल अच्छे से समझ लिया. ठीक, ओके, और डाटा आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है. बाकी जो स्पेसिफिक सेक्टर में है, जैसे सर्विस सेक्टर में आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, उसमें भी हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स देखने के लिए मिले हैं अकॉर्डिंग टू यूएन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, तो एक बार देख सकते हैं, बाकी जरूरत है नहीं. ठीक है, ये भी डाटा एंड अगेन फैक्ट्स है.
बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है वो पूरा डाटा फैक्ट्स पे है, उतना इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके बता रही हूँ, ठीक है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे देखो आप एक बार देख सकते हैं कि किसकी हाईएस्ट एंड किसकी लोवेस्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा हुआ करता था 1980s के टाइम पे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर 1980s के टाइम पे आपका 44% हुआ करता था एंड देन वो आप आपका यहाँ पे 2016 तक आते आते सिर्फ 15.19% रह गया। ऑन द अदर हैंड हमारा जो यहाँ पर टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर जो है पहले 38% रहा करता था, लेकिन 2016 तक आते आते 61% हो गया। तो देर इज अ हाई अमाउंट ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन आवर कंट्री, ठीक है। तो इंडिया का डेटा बता रहे हैं ये, ठीक। सो ये सारी चीजें हैं, ओके। अब आप ये चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये पैरा भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है देखो कि इंडियाज डेटा ऑन सर्विस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर सब्जेक्ट टू प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो जो सर्विस पे डाटा आ रहा था सर्विस सेक्टर पे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था क्योंकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, वो आपका सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता एंड वी आर कैलकुलेटिंग द डेटा ऑन सर्विसेज एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो फुली कवर नहीं करता। आपको पता है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो तो सर्विसेज को कवर करता ही नहीं है, ठीक है, वो तो सर्विसेज को आपका कवर करता ही नहीं है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका ये जो आपका सीपीआई है, सीपीआई अगर सर्विसेज को करता है तो वो फुली नहीं करता, ठीक है, नॉट फुली। सर्विसेज को अगर वो इंक्लूड करता है सीपीआई तो फुली नहीं करता है, ओके। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मूविंग फॉरवर्ड, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो देखते हैं। ट्रेड कितना है भाई, ट्रेड में हम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। सिंपली आपको इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का डाटा याद करना है। इंपोर्ट सिग्निफिकेंटली राइज हुए हैं 1988 से लेकर 1995 में एंड देन 2017 में आपका जो यहाँ पर एक्सपोर्ट था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो एक्सपोर्ट जो है इंडिया का वो 1980 में $2.9 बिलियन डॉलर था एंड देन 2017 में 183 हो गया, कितना सारा एक्सपोर्ट हो गया। एंड इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट का डेटा भी गिवन है, सर्विस सेक्टर इंपोर्ट भी राइज हुए हैं। 1980 में 2.9 थे एंड आपका 2017 में 154 हो गए, ठीक है। तो मोर ओवर आपका इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स 1980 में सेम ही है, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए हैं 2017 में एंड इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो यही चीज बेसिकली याद रखना है और मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ, ठीक है। एंड इंडिया अब यहाँ पर ये क्या बता रही है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, उस डाटा को देख के देन आप ये लाइन लिखेंगे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली इंपोर्ट से, तो इसलिए उसकी कंपेटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है, इंडिया की, ओके। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का ही बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारा डाटा है कि कहाँ तक याद करोगे, तो इंपॉर्टेंट चीजें यही आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करना है। सबसे पहले ग्रोथ ट्रेंड्स करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा करना है। देन आपको कुछ सर्विसेज जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला भी मैंने अंडरलाइन करवाया है आपको। एंड देन आप यहाँ पर कमर्शियल सर्विसेज का यहाँ पे जो है मेंशन दे सकते हैं, जैसे कमर्शियल सर्विसेज में भी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वगैरह जो है, इनका भी आपका इंपॉर्टेंस जो है वो ग्रो कर रहा है एक्सपोर्ट्स के मामले में, ठीक है, जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ आईटी सर्विसेज जो है बड़ी हुई मिल रही है। वो तो हम पहले पेज पे ही बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, आरसीए की बात अब यहाँ पे करेंगे। कीवर्ड है रिलेटिवली कंपैरेटिव एडवांटेज वी हैव इन द सर्विसेज सेक्टर। हमें और देशों से कंपैरेटिव एडवांटेज क्यों है इंडिया को सर्विस सेक्टर के उसमें, क्यों है, बिकॉज इन सर्विस सेक्टर इंडिया प्रोवाइड्स चीप लेबर एंड स्किल लेबर, ठीक है, स्किल लेबर इन आईटी प्लस बीपीओ प्लस कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो इसलिए हमें आरसीए है यहाँ पर रिलेटिवली कंपैरेटिव एडवांटेज एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि अदर कंट्रीज में चीजें कॉस्टली है, ठीक है। तो ये बात है आपकी, ओके। अब हम पढ़ते हैं मोडालिटीज एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देंगे। अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे 3 मोड में लिए गए हैं। सर्विस ट्रेड में भी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं हमारी। तो सबसे पहले मोड 1 एंड 4 है एंड देन मोड 2 एंड 3 है। तो मोड 1 एंड 4 में आपका क्या है कि पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट गिवन इंडियाज कंपेरेटिव एडवांटेज। तो मोड 1 एंड 4, तो मोड 1 2 3 4 जो है वो आपका GATS के अंदर क्लासिफाइड हुए हैं। GATS क्या है भाई, GATS है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। आपने गैट पढ़ा होगा, गैट वॉज रिप्लेस्ड बाय WTO, ठीक है। तो गैट इज व्हाट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो यहाँ पे टैरिफ नहीं है आपका, यहाँ पे है आपका W, यहाँ पे है सर्विसेज, ओके। तो ये चीज है। तो मोड एंड 1 एंड 4 आपके लिए सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को कंपेरेटिव एडवांटेज है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी स्किल्ड एंड लेबर इंटेंसिव सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हैं। इंडिया का सक्सेसफुल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा है आपका आईटी सर्विसेज में। तो मोड 1 एंड 4 में आपकी बिजनेस सर्विसेज एंड आईटी सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है, ओके। मोड 2 एंड 3 में क्या क्या चीजें आती हैं, लेट मी सी हियर, ठीक है।
ओके, मोड 2 एंड 3। हाँ, ये रहा। मोड 2 एंड 3 भी इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस एक्सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोड 2 एंड 3 हमारा मेडिकल टूरिज्म के अंदर, मोड 2 एंड 3 में मेडिकल टूरिज्म एक्सपोर्ट्स आते हैं हमारे, दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती हैं, टूरिज्म हमारे देश के अंदर हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करता है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स है विच कैन प्रोवाइड स्पेशल टर्शरी केयर एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट इन एवरी डेवलप्ड कंट्री। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा मोड्स 4 होते हैं। ठीक है, there are 4 modes. There are 4 modes classified in India service sector under GATT, under GATS। एंड उसमें आपके क्या है, मोड 1 एंड 4 एंड मोड 2 एंड 3। ठीक है, मोड 1 एंड 4 के अंदर आपकी क्या आ रही है, कंप्यूटर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, एटसेट्रा। एंड मोड 2 एंड 3 में आपकी आ रही है मेडिकल फैसिलिटीज एंड टूरिज्म एक्सपोर्ट्स। तो मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे मिल जाती हैं इंडिया में, इसलिए इंडिया का सर्विस सेक्टर यहाँ पे बढ़िया है। एंड इसको आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में भी लिख सकते हो इंडिया की, क्योंकि चैप्टर का नाम है इंडिया के ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये है। ओके, अब यहाँ पे इनकी कुछ चैलेंजेस भी दिए गए हैं। तो चैलेंजेस यहाँ पे हैं कि मोड 1 जो है उसमें जो सर्विसेज के हैं एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें बैकलैश हुआ है इन दी आउटसोर्सिंग मार्केट। ठीक है, तो मतलब बाहर के जो देश हैं उनसे बैकलैश हुआ है। इन 2009 एंड 2010 सेवरल प्रोटेक्शनिस्ट बिल वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस टू बैन आउटसोर्सिंग ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू थर्ड कंट्रीज। ठीक है, एंड मोर रिसेंटली इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स हैव बीन इफेक्टेड बाय दिस डाटा प्रोटेक्शन। तो दिस इज योर चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस में ये पॉइंट आप डालेंगे। ओके, आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। तो दिस इज योर सजेशन कि जिस तरीके के यहाँ पे थ्रेट्स हैं इंडिया के सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स पे, देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन आवर आईटी एंड बीपीओ सेक्टर। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? देयर आर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, देयर आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड वी हैव कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हैं। आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज में आप नासकॉम का भी डाटा डाल सकते हैं। एंड नासकॉम का आप डाटा डालेंगे कि द इंडस्ट्री एसोसिएशन नासकॉम हैज टारगेटेड रेवेन्यू ऑफ $350 बिलियन बाय 2025 विद आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज। तो इससे आपको आप यहाँ पर अपना एम दिखा सकते हैं उस आंसर को लिखते वक्त। एंड आप इसको हेडिंग के तौर पे भी, इंट्रोडक्शन के तौर पे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड ये भी लिखेंगे, टुडे इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर which one, IT and BPO services, this is the largest private sector which is providing approximately 3.7 million jobs and a large number of indirect jobs। ठीक है, तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये खाली डालेंगे, मैं वो डाटा आपको नहीं अंडरलाइन करवा रही हूँ। ओके, इंडिया, अब यहाँ पे थोड़ा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का भी आप इंक्लूड करेंगे पॉइंट, क्योंकि देखो इससे लगेगा कि हमारा जो आंसर है वो एक ही डायमेंशन की तरफ, आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज की तरफ ही नहीं जा रहा है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ भी जा रहा है। हेल्थ केयर, रिटेल, ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर भी हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रैपिड ग्रोथ आपकी देखने के लिए मिली है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोथ हमारी बीएफएसआई में हुई है। बीएफएसआई मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल रहा है। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, तो क्या चीज हमारे यहाँ पर, कौन सा सर्विस सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा? तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, एफडीआई का डाटा आप डालेंगे। पहले देखो मैं आपको बता दूं आपने क्या क्या पढ़ लिया है। ग्रोथ ट्रेंड्स पढ़ लिए हैं आपने। ग्रोथ ट्रेंड्स में आपने क्या पढ़ा कि आपका एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, सर्विस सेक्टर की क्या स्थिति है एंड मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति रही है 1980 से लेकर 2000 में डाटा के थ्रू। ठीक है, देन आपने पढ़ा है ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का डाटा आपने पढ़ा है। ठीक है, कि 1980s में क्या है एंड नाउ 2016 में क्या है। ठीक है, देन आपने क्या पढ़ा है, आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज। आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज में आपने कौन सा पढ़ा कि बीएफएसआई जो है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल रहा इन 2008 सर्विस सेक्टर में। एंड देन आप पढ़ रहे हैं आप एफडीआई ट्रेंड्स के बारे में। ये सब चीजें आप ट्रेंड्स में लिखेंगे, ये तीनों चीजें। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा डाटा याद करना पड़ रहा है। तो आई एम मेकिंग ऑल ऑफ यू अंडरलाइन इन योर बुक। आप इस लेक्चर को तभी देखें जब आपके पास पीडीएफ हो। ठीक है, एंड मेरे संग संग अंडरलाइन करते चलें। ओके, ओके, तो सबसे पहले यही है कि आपका यहाँ पर जो एफडीआई का डाटा है वो क्या है कि एफडीआई, द एवरेज शेयर ऑफ सर्विसेज इन एफडीआई रोज फ्रॉम 10.5% इन दिस पीरियड टू 28.3 इन दिस पीरियड एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 36% बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो आप इतना लिखेंगे। एंड आप ये भी लिख सकते हैं कि इन 2016 से 17 सर्विसेज जो है एफडीआई इनफ्लोज जो है वो $22 बिलियन के हुए हैं ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेटा है। 2016 एंड 17 का डाटा डालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके,
सो आई होप आपको ये चीज देखो। अब यहाँ पे इस पाई चार्ट को देखेंगे, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो किस चीज का है? देखो ये तो है सबसे ज्यादा डार्क है कम्युनिकेशन सर्विसेज का, ठीक है। एंड देन आपका उससे कम डार्क है अदर्स का, तो ये अदर्स का सेक्शन है भाई, ठीक है। एंड देन आपका यहाँ पर रिटेल का है, ये रिटेल है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि हमें क्या कलर कंपोजिशन लें थोड़ा, क्योंकि बिकॉज ये दो कलर आपके सेम सेम से लग रहे हैं मुझे। इट्स ओके, आपको यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, नीचे लिखी हुई हैं आपकी चीजें, इनकी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बस ये है कि आपका जो मेजर पोर्शन रहता है वो आपका यहाँ पर कुछ कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का रहा है जो मैं लिख दे रही हूँ। ट्रांसपोर्ट का रह रहा है आपका मेजर कंट्रीब्यूशन इन सर्विस सेक्टर, आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज का भी रह रहा है, ठीक है। ऑल दो 3% है, लेकिन हाँ दैट प्लेज अ मेजर रोल, दैट प्लेज अ मेजर सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। देन आपका रिटेल ट्रेड का है, रिटेल ट्रेड। एंड आपका फोर्थ है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम BFSI भी कह रहे थे, ठीक है। तो ये तीन चारों तो हैं ही, एंड प्लस आपका जो आधुनिक युग में है, जो मॉडर्न एरा में है, वो है IT BPO सर्विसेज, ठीक है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारा, वो तो खैर दूसरे उसमें आ जाता है, वो तो आपका जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में आ जाता है, वो आपका सर्विस सेक्टर में इंक्लूड नहीं होता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, तो मैंने डाटा भी आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखेंगे कि FDI में जो इंडिया की आउटवर्ड डेस्टिनेशन हैं वो है UAE, सिंगापुर, मॉरिशस एंड ज्यादा मोर लिमिटेड एक्सटेंट टू द US एंड UK, ठीक है। ये आपको लाइन लिखनी है, ठीक। सो इट इज वर्थ नोटिंग दैट द सर्विस सेक्टर अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर, कि इंडिया का जो FDI है वो अफ्रीका में भी बढ़ रहा है, ठीक है, अफ्रीका से भी बढ़ रहा है। एंड ऑल्सो आपका यहाँ पर आपकी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उसको भी गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है बाय गिविंग दैम स्पेसिफिक रिलैक्सेशंस इन देयर गाइडलाइंस, ओके, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर है सर्विसिफिकेशन ट्रेंड्स इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसिफिकेशन ट्रेंड्स में देखो क्या बताता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें सर्विस का कितना रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे WTO का डाटा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू WTO सर्विस वैल्यू एडेड अकाउंट्स अप फॉर अबाउट 1/3 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड फॉर 26% इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया शो अ हायर सर्विस वैल्यू एडेड कंटेंट इन इट्स ओवरऑल एज वेल एज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है उसमें जो सर्विसेज का रोल है, सर्विसेज का जो वैल्यू एडिशन है, वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहा है। इंडिया का सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी रिवाइव करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ है, इसमें ये बात करी गई है, ठीक है। तो आप इसमें फिगर्स देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरे डेटा एंड फैक्ट्स हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम 29.12 वाली फिगर को देखते हैं। 29.12 डिकम्पोजिशन ऑफ वैल्यू एडेड कंटेंट ऑफ ग्रॉस एक्सपोर्ट्स बाय सेक्टर्स। देखो हमें इंडिया के लिए देखना है तो 2005, 10 एंड 15 पे देखेंगे। सबसे ज्यादा 2005 में देखो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ओवरऑल सेम ही चल रहा है, देखो तीनों में, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर भी काफी ज्यादा हाई रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट है 2015 में। एंड अदर सेक्टर जो है वो लो ही दिखे हैं आपके एक्सपोर्ट्स के टर्म में। तो सर्विस सेक्टर में काफी एक्सपोर्ट हुए हैं, बट आपके मैन्युफैक्चरिंग में भी हुए हैं एंड वो कॉन्स्टेंटली रहे हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी देखी गई है कि हाँ जितने हो रहे थे भाई उतने ही हो रहे हैं मोरोलेस, ठीक है। तो ये आपका 29.12 बता रहा है। 29.13 आपका क्या बता रहा है, ट्रेडिशनल वर्सेज मॉडर्न सर्विसेज का, मतलब जो ग्रॉस एक्सपोर्ट्स में जो ट्रेडिशनल वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, वैल्यू एडेड जो आपका रहा है, ठीक है, सो वो कितना रहा है। सो हेयर लेट मी रीड इट, ओके, फॉर यू, ताकि आपका अच्छे से हो जाए। हाँ, in 29.13 further shows that in 2005 and 2015 period modern services have come to contribute more than the traditional segments such as transport and this in India's gross exports। तो मतलब ये बता रहा है कि जो देखो यहाँ पे सबसे पहले 2005 में देखेंगे मॉडर्न सर्विसेज 23.9 कंट्रीब्यूट कर रही हैं एंड ट्रेडिशनल जो है वो 21.8 कर रही है। लेकिन 2015 में जाएंगे तो आपका यहाँ पर ये 23.9 से 28.1 हो गया है मॉडर्न का, एंड ट्रेडिशनल का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, बाय -0.3 पॉइंट्स, ठीक है। सो ये आपका चीज यहाँ पे देखेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हम ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए रादर देन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, ओके। सो इसी तरीके से आपका ये भी डायग्राम है, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं एंड इससे अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डाटा नहीं लिख रहे तो कंक्लूजन तो जरूर लिखिए, ताकि ये लगे कि हाँ पढ़ रखा है चैप्टर आपने, ओके। तो कुछ साइट्स एंड इन्फ्लुएंसेस पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा थोड़ा सा ये जो आपके हैं ये चैलेंजेस पे जा सकते हैं आप, चैलेंजेस इन सर्विस सेक्टर। तो उसमें आपको दे रखा है, पहला चैलेंज है कि वी फाइंड दैट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सेगमेंट्स लाइक IT आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन अ सिग्निफिकेंट वे टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। इंडिया का जो आपका हाईली एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बताता है कि इंडिया को देर इज अ नीड कि हमारे को अपना IT सर्विसेज जो है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। IT सर्विसेज तो हम इंप्रूव कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन IT से लिंक होने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वी हैव टू रेज देयर एफिशिएंसी एंड वी हैव टू
raise their efficiency power and also the manufacturing processes in the manufacturing sector। मतलब ये IT सर्विसेज तो हमारा बढ़िया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से उसको लिंक करके हमें मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा देर तक यहाँ पर ऊंचाई तक पहुंचाना है, एंड वो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट, दिस इज द चैलेंज। ठीक है। सेकंड है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, तो वी हैव टू फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट। थर्ड है कि हमारा डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सर्विसेज, ये वाला जो मतलब स्पेसिफिक सेक्टर है उसमें आपका जो एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम लिंक बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, इन दोनों में लिंक जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है। बट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में आपका अच्छा लिंक, अच्छा खासा लिंक होना चाहिए, ताकि हम अपनी इनएफिशिएंसीज को, हमारे बैरियर्स को एंड अपना स्ट्रक्चर चेंजेस को हम यहाँ पर जो है यहाँ पर एड्रेस कर पाए। ठीक है। एंड ये आपके 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड ओवरऑल फोर्थ है, ओवरऑल द सर्विस वैल्यू ट्रेंड्स हाईलाइट दैट कि हमारा जो इंडिया इज सफिशिएंटली इंटीग्रेटेड इन सर्विसेज लाइक आईटी, बट देयर इज अ नीड टू फोकस इनफ ऑन इनोवेशन एंड वैल्यू क्रिएशन। ठीक है। विच आर हिंडर्ड बाय द लॉजिस्टिक कॉस्ट। हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे अपनी इनोवेशन एंड वैल्यू क्रिएशन को, हम क्यों अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लिंक नहीं कर पा रहे हैं? ड्यू टू इट्स कॉस्ट, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, बिकॉज इट्स लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, द R&D कॉस्ट इज वेरी हाई। ठीक है। सो भाई ये आपका मेनली देखो सारा चीज रहता है, मेनली इतना ही रहता है। कोविड-19 कवर पढ़ लेते हैं एक बारी। एंड कोविड-19 का सर्विस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसको आप यहाँ पर जरा अंडरलाइन करेंगे मेरे संग। ठीक है। तो रीसेंट ट्रेंड्स की आपका सर्विस सेक्टर है काफी ज्यादा बैडली हिट हुआ था आपका जो पैंडेमिक है उससे। तो अप्रैल 2020 में जो IHS मार्केट था हमारा, इंडिया सर्विस परचेजिंग मार्केटिंग इंडेक्स, तो वो आपका क्रैश हो गया था ऑल टाइम लो ऑफ 5.4 फ्रॉम 49.3 इन मार्च। ठीक है। सो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है, 49.3, एंड रिकवर्ड ओनली स्लाइटली इन, तो मतलब देख रहे हो 49.3 से वो बस 5.4 तक चला गया, एंड थोड़ा सा रिकवर हुआ था सिर्फ मई में, एंड कितना रिकवर हुआ 12.6। इवन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली 50 था एंड 12.6 वो रह गया। ठीक है। तो ये आप डाटा डालेंगे। एंड ये है कि एस्टिमेटेड लॉसेज एंड रेवेन्यूज एंड जॉब हाईलाइट द सिवियरिटी, कि कितना ज्यादा सीवियर वो हिट करा था। ठीक है। तो आप रेस्टोरेंट्स का डाटा तो मत डालना। ठीक है। तो ये आपका मेजर, आप ये डाटा डाल सकते हो कि हमारा जो गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर एज अ ग्रोथ ड्राइवर द एंड शॉक ऑब्जर्वर। ठीक है। दीज ट्रेंड्स हैव सीरियसली इंप्लीकेशन फॉर इंडियाज ग्रोथ इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन फ्यूचर। ओके। तो अब क्या अपॉर्चुनिटीज एंड क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बारी। कि हम यहाँ पर कोविड-19 ऑल्दो हमारे लिए एक बहुत ब्लैक मोमेंट था, लेकिन आपके हमारे जो आउटसोर्सिंग डील्स हैं वो बहुत ज्यादा रैपिडली, डिजिटलाइजेशन आपका हुआ, पहला पॉइंट डिजिटलाइजेशन पे डालेंगे, इसमें आप अपना वही सब चीजें करेंगे। कि हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आरोग्य सेतु ऐप वो हम पे आया था, तो दैट वाज आल्सो डिजिटल कैंपेन। ठीक है। एंड आल्सो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हमारे उसके लिए था, ऑल्दो दैट वाज नॉट डिजिटल, बट दैट वाज फोकसिंग ऑन दी वोकल फॉर लोकल थिंग। ठीक है। जिसमें आपका पेटीएम एंड फोन पे भी आपका फोकस था, क्योंकि वो इंडिया में ही डेवलप्ड आपके चीजें हैं। ठीक है। यूपीआई पेमेंट सिर्फ इंडिया में ही है, बट आगे अब और भी देशों में उससे इंस्पायर्ड होकर वो हो गई हैं। ठीक है। जैसे फ्रांस। तो ये सब चीजें भी आप डाल सकते हैं। तो मोर ओवर आपका जो चैप्टर है ना, ठीक है, वो आपको सिंपली अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने देखा है कोविड-19 के टाइम्स पे, कि क्या क्या आपके स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो सब चीजें आप डालेंगे इसमें। ठीक है। इतना बुक में उतनी अच्छी तरीके से है नहीं। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ही बड़ा कुछ बना रखा है, लेकिन अपनी तरीके से आंसर को क्रिएट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक। जैसे आपका कोविड-19 हैज हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च, तो रिसर्च पे हम बात कर रहे थे, तो वी हैव डन रिसर्च, वी हैव मेड आवर ओन वैक्सीन आल्सो, R&D एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही तो हुआ कि हम यहाँ पर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन को डेवलप कर पाए। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर खत्म करती हैं। एंड देयर आर आल्सो मेनी एग्जांपल एग्जिस्टिंग स्कीम्स लाइक चैंपियन सर्विसेज, स्टार्टअप इंडिया फॉर स्टार्टअप्स, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस। ठीक है। टू इंक्रीज आवर डोमेस्टिक कैपेसिटी एंड अपग्रेड आवर स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज विच इंडिया हैव वर्कड ऑन, एंड आल्सो वी हैव कंक्लूडेड आवर दिस चैप्टर। सो आई होप कि आपने मेरे सेमेस्टर में अंडरलाइन भी किया होगा। तो इसी तरीके का चैप्टर है थोड़ा, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, वही चीजें आपको करनी है जो मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करवाई है एंड बताई है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। So this is all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.